दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आप कोई एडवांस लेवल की स्टोरी लाइए। तो दोस्तों, आज ये एडवांस लेवल की स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और कई लोग हैं जो शॉर्ट स्टोरी पसंद नहीं करते, उन्हें लंबी स्टोरी पसंद है सुनना। तो ये दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर मैं ये स्टोरी लाया हूँ जो थोड़ी सी लॉन्ग है और अच्छी कहानी है। सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, इस स्टोरी में आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ईविल स्पिरिट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ईविल स्पिरिट का मतलब होता है बुरी आत्मा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there was a small temple in a village। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है, ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां was या were का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और उसके अलावा ये चीज़ भी ध्यान में रखें, अगर आप सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में वो कोई वाक्य बनाते हैं, उसकी शुरुआत में देयर आएगा, तो वहाँ देयर का कोई अलग से मतलब नहीं निकाला जाता है। देयर का प्रयोग मात्र वाक्य को बनाने में किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, देयर वॉज अ स्मॉल टेम्पल इन अ विलेज। एक बार एक गाँव में एक छोटा मंदिर था। द आइडल्स इन इट वर डेकोरेटेड विद प्रीशियस ज्वेल्स। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। आइडल्स का मतलब होता है मूर्तियाँ। द आइडल्स इन इट वर डेकोरेटेड विद प्रीशियस ज्वेल्स। इसके अंदर मूर्तियाँ जो थीं वो बहुमूल्य रत्नों से सजी हुई थी। डेकोरेट मतलब सजे हुए होना। तो क्या अर्थ हुआ कि इसके अंदर जो मूर्तियाँ थीं वो बहुमूल्य रत्नों से सजी हुई थी। वन डे a thief decided to steal away all the jewelry of the idols। वन डे मतलब एक दिन, a thief decided। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और आप देखेंगे इस वाक्य के अंदर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो दोस्तों, इस चीज़ को भी आप समझें, सीखें कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में। और टू के बाद जब आप अगली वर्ब को मेंशन करेंगे तब आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। और आप इसे चाहें तो नोट कर लीजिए। इसकी मीनिंग STEAL, स्टील का मतलब चुराना। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, अ थीफ, एक चोर ने, डिसाइडेड, फैसला किया, निर्णय किया, टू स्टील अवे, चुराने का, ऑल द ज्वेलरी, सारे ज्वेलरी को, गहनों को, ऑफ द आइडल्स, मूर्तियों के। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन एक चोर ने मूर्तियों के सारे जेवर या कैसा जेवर चुराने का फैसला किया। आगे देखिए। एट नाइट ही केम टू द टेम्पल। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। एट नाइट मतलब कि रात को। ही केम टू द टेम्पल, वह मंदिर में आया। एज ही वॉज रिमूविंग द ज्वेलरी फ्रॉम द आइडल्स, द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल वोक अप हियरिंग सम नॉइज इन द टेम्पल। दोस्तों, ये लंबा सेंटेंस है तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा। एज ही वॉज रिमूविंग, रिमूव का मतलब दोस्तों मिटाना होता है, उसके अलावा हटाना, उतारना भी होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है हटाना या कह सकते हैं उतारना। और ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब रहा था, रही थी वाले सेंटेंस जहाँ पर वॉज वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। एज ही वॉज रिमूविंग द ज्वेलरी मतलब जैसे ही, मतलब वो जैसे ही वे मतलब कि वो ज्वेलरी को
आभूषणों को उतार रहा था फ्रॉम द आइडल्स, मूर्तियों से, द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, जो प्रीस्ट थे दोस्तों, प्रीस्ट को आप नोट कर लीजिए, PRIEST, प्रीस्ट का मतलब पुजारी, द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, जो मंदिर के पुजारी थे, वो उठ गए, जाग गए, वेकअप मतलब उठना जागना, सेकंड में वोकअप, जो मंदिर के पुजारी थे वो जाग गए, हियरिंग सुनकर, सम नॉइज कुछ आवाज़ को, इन द टेम्पल मंदिर में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, एज ही वॉज रिमूविंग द ज्वेलरी फ्रॉम द आइडल्स, मतलब जब वह मूर्तियों से आभूषणों को उतार रहा था, द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल वोकअप, हियरिंग सम नॉइज इन द टेम्पल, पुजारी मंदिर में कुछ शोर को, नॉइज मतलब शोर, आवाज़, कुछ शोर को सुनकर जो पुजारी थे वो जाग गए। आगे देखिए, मतलब जो मंदिर के पुजारी थे वो मंदिर में कुछ आवाज़ को सुनकर जाग गए। When he the thief saw the priest, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो, और when मतलब जब, when the thief saw the priest अप्रोचिंग, और दोस्तों आप इसे जरूर नोट कर लीजिए, अप्रोच का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, बढ़ने को अप्रोच कहा जाता है। when the thief saw the priest अप्रोचिंग, जब चोर ने पुजारी को आगे बढ़ते हुए देखा, ही हरीडली रिमूव्ड द रिमेनिंग, हरीडली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है किसी काम को जल्दी जल्दी करना, ही हरीडली रिमूव्ड द रिमेनिंग ज्वेल्स, रिमेनिंग मतलब बचे हुए, उसने जल्दी से बचे हुए जो ज्वेल्स थे, आभूषण थे, उनको उतार लिया। और आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, रिमेनिंग मतलब बचे हुए, मतलब जब उसने पुजारी को आते हुए देखा, ही हरीडली रिमूव्ड द रिमेनिंग ज्वेल्स, उसने बचे हुए आभूषण जल्दी जल्दी उतार लिए, एंड रैन अवे फ्रॉम देयर, और वो वहाँ से भाग गया। और दोस्तों रन अवे मतलब भाग जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। चलिए आगे देखिए, रनिंग मैडली ही क्लाइम्ड अप अ माउंटेन आउटसाइड द विलेज। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, सेकंड फॉर्म क्लाइम्ड, रनिंग मैडली। और दोस्तों मैडली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है पागलपन से। अब देखिए एडवर्ब का क्या काम होता है, क्या फंक्शन है किसी वाक्य में इसका। एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे। और आप देखेंगे ज़्यादातर एडवर्ब ly पे ख़त्म होते हैं, और दोस्तों जो एडवर्ब है उसको एडजेक्टिव के साथ ly जोड़कर बनाया जाता है। यदि आप इसमें से ly हटाएंगे तो mad, मैड का मतलब होता है पागल, और अब इसमें आप ly जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मैडली, मतलब ये एडवर्ब बन जाएगा, तो ये हो जाएगा पागलपन से। तो आप आसानी से इनको पहचान सकते हैं। रनिंग मैडली मतलब पागलपन से भागते हुए, ही क्लाइम्ड अप ए माउंटेन, वह एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, आउटसाइड द विलेज मतलब गाँव के बाहर वह एक पहाड़ पर चढ़ गया। अ टाइगर सॉ हिम, और दोस्तों सी मतलब देखना, सेकंड फ्रॉम सो, अ टाइगर सॉ हिम, एक शेर ने या कह सकते हैं बाघ ने उसको देख लिया। पाउंस्ड ऑन हिम, पाउंस का मतलब किस पर झपटना, और वो उस पर झपटा। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। ही देन एट अप हिज फ्लैश, फ्लैश मतलब मांस, फिर उसने उसके मांस को खा लिया। टू हिज हार्ट्स कंटेंट मतलब उसने दिल जी भरकर उसके मांस को खाया। एंड लेफ्ट द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और लीव मतलब छोड़ना, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, एंड लेफ्ट द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और जो रेस्ट का मतलब बाकी बचा हुआ, और जो बाकी शरीर बचा हुआ था, बाकी बचा हुआ जो शरीर था उसको उसने छोड़ दिया। आगे देखिए, द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ मंकीज़, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ मंकीज़, जंगल बंदरों से भरा हुआ था। एज द टाइगर लेफ्ट द प्लेस, और जब टाइगर ने मतलब बाघ ने उस जगह को छोड़ा, लीव मतलब छोड़ना, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट द प्लेस जब वो बाघ वहाँ से चला गया। द मंकीज़ क्लाइम्ड डाउन द ट्रीज, क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतर आना, जो मंकीज़ थे बंदर थे, क्लाइम डाउन द ट्रीज वो पेड़ों से नीचे उतर आए। एंड बिगेन टू सर्च, और बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगेन, एंड बिगेन टू सर्च, और वो ढूंढने लगे। द बैग ऑफ द थीफ, और वो चोर के बैग को, थैले को वो ढूंढने लगे। आगे देखिए, दे स्कैटर्ड द स्टॉलन ज्वेलरी ऑल अराउंड। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, स्कैटर का मतलब होता है फैला देना, छितरा देना, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। THEY, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो दे का यूज़ किया जाएगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा बंदरों के बारे में बात हो रही है। ये जो दे शब्द है ये बंदरों के लिए इस्तेमाल किया गया, तो क्या अर्थ हुआ, दे स्कैटर्ड द स्टोलन ज्वेलरी ऑल अराउंड। अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक देखिए काम की चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कई सारे ऐसे शब्द हैं जो वर्ब हैं, साथ में एडजेक्टिव भी होते हैं, तो ये भी कुछ ऐसा शब्द है
STEAL, स्टील का मतलब होता है चुराना, जो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर नोट करवाया था। सेकंड फॉर्म है स्टोल, STOLE, और जो थर्ड फॉर्म है वो है स्टोलन, STOLEN। उसके अलावा दोस्तों ये एक एडजेक्टिव भी है, तो कई सारे शब्द आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो अपने आप में वर्ब हैं, साथ में एडजेक्टिव भी हैं। तो यहाँ इस शब्द को वर्ब के रूप में नहीं बल्कि एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। तो जब आप वाक्यों को बनाएं तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि कौन सा शब्द नाउन है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? अच्छा, स्टोलन एडजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप नोट कर लीजिए, चोरी मतलब हुए सामान को, चुराए गए सामान को स्टोलन कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे स्कैटर्ड द स्टोलन ज्वेलरी ऑल अराउंड, उन्होंने चुराई हुई ज्वेलरी को, मतलब कि आभूषणों को ऑल अराउंड मतलब हर तरफ फैला दिया। स्कैटर मतलब फैला देना। वन ऑफ द मंकीज पिक्ड अप आ, और उनमें से एक बंदर ने पिक्ड अप उठा ली, पिक मतलब उठाना, सेकंड पिक्ड अप आ, उनमें से एक बंदर ने उठा ली, क्या उठा ली? वन ऑफ द मंकीज पिक्ड अप आ सिल्वर बेल, उनमें से एक बंदर ने चांदी की बेल, बेल मतलब घंटी, चांदी की घंटी को उठा लिया। विच द थीफ हैड स्टोलन, और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जैसे वह आया था, गया था, दिया था, चुका था। इस तरह के वाक्य जहाँ हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? विच मतलब जिसे, द थीफ हैड स्टोलन, चोर ने चुराया था, फ्रॉम द टेम्पल, मंदिर से। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वन ऑफ द मंकीज पिक्ड अप अ सिल्वर बेल विच द थीफ हैड स्टोलन फ्रॉम द टेम्पल, उनमें से एक बंदर ने चांदी की घंटी को उठा लिया जिसे चोर ने मंदिर से चुराया था। आगे देखिए। और दोस्तों जैसा मैंने भी आपको पहले बताया था, ये स्टोलन जब अभी हमने शब्द देखा वहाँ पर इसको एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया था, और यहाँ पर ये वर्ब के रूप में है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि जब आप हेड के साथ लगाओगे तो थर्ड फॉर्म आपको लगानी होगी पास्ट परफेक्ट में। आगे देखिए। ही स्टार्टेड प्लेइंग इट, और प्ले मतलब बजाना, ही स्टार्टेड प्लेइंग इट, वह उसे बजाने लगा। व्हेन द विलेजर्स हर्ड द साउंड ऑफ द बेल फ्रॉम द माउंटेन टॉप दे वर सरप्राइज्ड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, हियर मतलब सुनना, और सेकंड फॉर्म हर्ड। व्हेन द विलेजर्स, विलेजर का मतलब होता है ग्रामीण, गांव के व्यक्ति को, देहाती को विलेजर कहा जाता है, और ये प्लूरल नाउन है विलेजर्स। तो क्या अर्थ हुआ? व्हेन द विलेजर्स हर्ड द साउंड ऑफ द बेल फ्रॉम द माउंटेन टॉप, जब ग्रामीणों ने माउंटेन टॉप मतलब कि पहाड़ की ऊंचाई से घंटी की आवाज़ को सुना, दे वर सरप्राइज्ड, वो हैरान हो गए। वन यंग मैन डिसाइडेड टू गो टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, और जो एक यंग मैन था मतलब जो एक जवान युवक था, नव युवक था, डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू गो टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, उसने माउंटेन मतलब कि पहाड़ के टॉप पर, ऊंचाई पर जाने का, चोटी पर जाने का फैसला किया। टू फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब पता लगाना, पता लगाने के लिए हु वॉज रिंगिंग द बेल, की बेल कौन बजा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हु का यूज़ किया गया है, हु का मतलब होता है कौन, और ये जो है ये यहाँ पर इसको इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन यंग मैन डिसाइडेड टू गो टू द टॉप ऑफ द माउंटेन टू फाइंड आउट हु वॉज रिंगिंग द बेल, एक युवक ने फैसला किया पहाड़ की चोटी पर जाने का, टू फाइंड आउट हु वॉज रिंगिंग द बेल, इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि जो घंटी है उसे कौन बजा रहा है। आगे देखिए। With much effort he reached the top of the mountain। दोस्तों EFFORT एफर्ट नाउन है जिसका अर्थ होता है प्रयास, तो आप इसे भी चाहे तो नोट कर लीजिए, वर्ड मीनिंग आप नोट जरूर किया करें। विद मच एफर्ट मतलब काफ़ी प्रयासों के साथ ही रीच्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन, वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। तो क्या अर्थ हुआ कि विद मच एफर्ट ही रीच्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन, काफ़ी प्रयासों से वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। देयर ही सॉ द हाफ ईटन बॉडी ऑफ द थीफ। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ देखिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है, आप ऑलरेडी जानते हैं, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ। और दोस्तों हाफ ईटन, ये इसको एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया। वैसे तो ईटन है ये ईट की थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया। हाफ ईटन मतलब आधी खाई हुई। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या मीनिंग निकलेगा? देयर ही सॉ द हाफ ईटन बॉडी ऑफ द थीफ, वहाँ उसने चोर की आधी
खाई हुई बॉडी, जो आधा खाया हुआ शरीर था वो देखा। और दोस्तों आपने शुरू में ही ये मतलब देखा था कहानी के अंदर कि जो चोर ऊपर भागा था तो वहाँ उस पर शेर ने हमला किया और उसको मारकर वो बाकी बचे हुए शरीर को छोड़कर चला गया था। तो यहाँ इसके बारे में बात हो रही है। जब ये युवक गया ऊपर तब उसने देखा कि तब उसने चोर का जो आधा खाया हुआ शरीर था वो उसने देखा। ही ऑल्सो हर्ड द साउंड ऑफ द बेल, और उसने भी जो इस बेल की आवाज़ को सुना। ऑल्सो मतलब भी, ही ऑल्सो हर्ड द साउंड ऑफ द बेल, उसने भी घंटी की आवाज़ को सुना। बट कुड नॉट सी द मंकीज अराउंड, लेकिन वो बंदरों को आसपास नहीं देख पाया। एज दे वर सिटिंग ऑन द ट्रीज, क्योंकि वो पेड़ों पर बैठे हुए थे। तो दोस्तों इस बात का भी मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि घंटे की आवाज़ को तो उसने भी सुना बट कुड नॉट। अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मिस होगी, मैं बता देता हूँ, वरना आप लोग कमेंट करेंगे कि सर ये छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर कुड का यूज़ किया गया। कुड का यूज़ पास्ट के वाक्यों में किया जाता है पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। और आप देखेंगे ज़्यादातर ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे आपको शब्द मिलेंगे वहाँ कुड का यूज़ होगा। और जब नेगेटिव में वाक्य बनाएंगे तो कुड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से क्या अर्थ निकलेगा, ही ऑल्सो हर्ड द साउंड ऑफ द बेल, उसने भी घंटी की आवाज़ को सुना। बट कुड नॉट सी द मंकीज़ अराउंड, लेकिन वो बंदरों को आसपास नहीं देख सका। एज, क्योंकि दे वर सिटिंग ऑन द ट्रीज, की क्योंकि वो पेड़ पर बैठे हुए थे। चलिए आगे देखिए। द यंग मैन थॉट इट टू बी द घोस्ट ऑफ द थीफ। और दोस्तों ये जो वाक्य ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। आप इसे नोट कर लीजिए। THIN के थिंक मतलब सोचना, लगना। सेकंड फॉर्म में थॉट, THOUGHT। द यंग मैन थॉट मतलब कि युवक को लगा, इट टू बी द घोस्ट ऑफ द थीफ, कि ये थीफ का मतलब कि चोर का भूत है। हु वॉज रिंगिंग द बेल, जो घंटी बजा रहा है। ही रैन बैक टू हिज विलेज, वह अपने गाँव दौड़कर वापस चला गया। गो बैक मतलब वापस। ही रैन बैक टू हिज विलेज, जो है दौड़कर अपने गांव वापस चला गया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर रीचिंग द विलेज ही स्टार्टेड शाउटिंग मैडली। और दोस्तों रीच मतलब होता है पहुंचना, और ये फोर्थ फॉर्म है। और आप यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट करें कि आफ्टर, बिफोर, विदाउट और फ्रॉम, ये चार शब्द ऐसे हैं जब आप इनके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे तो आपको ING फॉर्म लगानी है, फोर्थ फॉर्म। मैं दोबारा बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। आफ्टर, बिफोर, विदाउट और फ्रॉम के बाद जब आप वर्ब लगाएंगे तो हमेशा ही फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, आफ्टर रीचिंग द विलेज, गांव पहुंचने के बाद, ही स्टार्टेड शाउटिंग मैडली। शाउट मतलब चिल्लाना और स्टार्टेड मतलब लगना, और ये पास्ट है। ही स्टार्टेड शाउटिंग मैडली, वह पागलपन से चिल्लाने लगा। द थीव्स घोस्ट हैज़ हॉन्टेड द माउंटेन। और दोस्तों यहाँ देखिए थीफ के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो थीव्स का मतलब हो गया चोर का, घोस्ट मतलब भूत। द थीव्स घोस्ट मतलब चोर का भूत। हैज़ हॉन्टेड द माउंटेन, उसने माउंटेन पर पहाड़ पर अपना बसेरा बसा लिया है। और दोस्तों यहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है जो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। और दोस्तों आप इसकी मीनिंग को भी नोट जरूर कर लें। हॉन्ट का मतलब होता है किसी आत्मा वगैरह का कहीं पर या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का किसी जगह पर बसेरा बना लेना, वहाँ पर बार बार आना, तो उसे हॉन्ट कहा जाता है। थर्ड फॉर्म है हॉन्टेड। तो इस तरह से क्या अर्थ हुआ, द थीव्स घोस्ट हैज़ हॉन्टेड द माउंटेन। और उसने क्या कहा कि चोर के भूत ने माउंटेन पर, पहाड़ पर अपना बसेरा बसा लिया है। इट इज़ हिज इविल स्पिरिट, ये उसकी स्पिरिट का भी दोस्तों मीनिंग को नोट कर लीजिए, शायद मैं बताना भूल गया शुरू में। स्पिरिट का मतलब होता है प्रेत आत्मा। इट इज़ हिज इविल स्पिरिट, ये उसकी बुरी प्रेत आत्मा है। दैट इज़ रिंगिंग द बेल, जो घंटी बजा रही है। इट विल किल हुएवर विल डेयर टू एंटर द फॉरेस्ट ऑफ द माउंटेन। उसने आगे क्या कहा, इट विल किल, वो मार देगी, हुएवर विल डेयर, डेयर मतलब साहस करना, हिम्मत करना, जो भी साहस करेगा, टू एंटर द फॉरेस्ट ऑफ द माउंटेन, जो भी पहाड़ों के जंगल में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि इट विल किल हुएवर विल डेयर टू एंटर द फॉरेस्ट ऑफ द माउंटेन, मतलब कि ये उसे मार देगी जो भी पहाड़ों के जंगल में घुसने की कोशिश करेगा। और दोस्तों कहानी पढ़ने के साथ साथ रिसेंटली मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद एक मूवी देखी थी कांतारा। थोड़ी थोड़ी सी स्टोरी वहाँ से भी ये मिलती जुलती है। उसके अंदर भी कुछ जंगल वगैरह का ही दिखाया था और कुछ आत्मा वगैरह का। तो थोड़ा थोड़ा इससे अगर यदि आप लोगों ने देखी हो तो शायद आप लोग भी उस चीज़ से रिलेट कर पाएँ। चलिए आगे देखिए। The villagers, believing his words
and fearful of the evil spirit stopped going to the forest on the mountain। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? बिलीव का मतलब होता है किसी बात पर यकीन करना, भरोसा करना, और fearful का मतलब डरना, एडजेक्टिव है। द विलेजर्स बिलीविंग हिज वर्ड्स एंड fearful, और जो विलेजर्स थे, ग्रामीण थे, उसके बातों पर विश्वास करते हुए, एंड fearful ऑफ द evil spirit, और बुरी आत्मा से, प्रेत आत्मा से डरते हुए, स्टॉप्ड गोइंग टू द फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल जाना छोड़ दिया, ऑन द माउंटेन मतलब पहाड़ पर उन्होंने जंगल मतलब जो पहाड़ पर जंगल था उस पर उन्होंने जाना छोड़ दिया। नाउ द किंग हु इंजॉयड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट वॉज मच वरीड। और दोस्तों ये जो यहाँ पर हु का यूज़ किया गया है, यहाँ पर इसको एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया, वैसे एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हु मतलब कौन। उसके अलावा ये एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? नाउ अब द किंग मतलब कि राजा, हु इंजॉयड द नेचुरल ब्यूटी, जो प्राकृतिक सुंदरता को पसंद करता था, ऑफ द फॉरेस्ट जंगलों की, वॉज मच वरीड, वो ज़्यादा चिंतित हो गया। वरीड मतलब चिंतित होना। द विलेजर्स मतलब जो ग्रामीण, हु यूज्ड टू गेट फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट वर ऑल्सो फाइंडिंग इट हार्ड टू कुक देयर फूड। और दोस्तों देखिए यहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताया हूँ। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? द विलेजर्स मतलब ग्रामीण, हु यूज्ड टू गेट फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। और दोस्तों फायरवुड का मतलब आप जरूर नोट कर लीजिए। देखिए फायरवुड का मतलब होता है वो मतलब कि लकड़ियाँ जो बेसिकली खाना पकाने के लिए जलाने में काम में ली जाती हैं, उन्हें फायरवुड कहा जाता है। जो विलेजर्स थे, ग्रामीण थे, हु यूज्ड टू गेट फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो जंगल से लकड़ी प्राप्त किया करते थे, वर ऑल्सो फाइंडिंग इट हार्ड, उन्हें भी ये चीज़ मुश्किल लग रही थी, टू कुक देयर फूड, अपना भोजन उन्हें भी पकाना मुश्किल लग रहा था। और इसका रीज़न ये था कि जो ग्रामीण थे वो लोग भी मतलब कि उस जंगल में नहीं जा रहे थे डर की वजह से, और उनको जो उनका फायरवुड था मतलब जो लकड़ी थी जिसे वो इस्तेमाल करते थे रसोई में, वो प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो उनको खाना पकाने भी मुश्किल आ रही थी। हैंस इसलिए द किंग अनाउंस्ड, अनाउंस मतलब घोषणा करना, जो राजा था उसने घोषणा की, अ ग्रैंड रिवॉर्ड मतलब एक बहुत बड़े रिवॉर्ड की, रिवॉर्ड मतलब इनाम, एक बहुत बड़े, ग्रैंड रिवॉर्ड का मतलब बहुत बड़ा इनाम। हैंस इसलिए द किंग अनाउंस्ड एक ग्रैंड रिवॉर्ड, राजा ने एक बहुत बड़े इनाम की घोषणा की, फॉर समवन उस व्यक्ति के लिए, हु कुड ड्राइव अवे दैट इविल स्पिरिट ऑफ द माउंटेन। ड्राइव अवे मतलब भगा देना, जो हु मतलब जो उस माउंटेन की मतलब उस पहाड़ की बुरी आत्मा को जो वहाँ से भगा सके, उसके लिए राजा साहब ने एक बहुत बड़े इनाम की घोषणा की। चलिए दोस्तों आज हम इस कहानी को यहीं तक रखते हैं। देखिए यहाँ पे इसे मार्क कर देते हैं थोड़ा सा। और दोस्तों आज ये थोड़ी सी बड़ी स्टोरी है और मैं ये नहीं चाहता कि मैं इसको बस जल्दी जल्दी पढूं और आपको समझ में ना आए, तो मैं इसको यहीं रोकता हूँ। कल मैं कोशिश करूँगा दिन में इसके सेकंड पार्ट को कवर करने की, यहाँ से हम करेंगे और कल इसको पूरा कवर कर देंगे। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें, और आप चाहते हैं कि सेकेंड पार्ट भी आप सुनना चाहते हैं और तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों आपका एक एक कमेंट में पढ़ता हूँ, कई बार आपके जो कमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों आप कहानी के बारे में ज़रूर बताएं, अगर आपको अच्छी लगी हो और आप सेकंड पार्ट सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और कल इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर ये कहानी पूरी कवर कर दी जाएगी। और दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और उसके अलावा दोस्तों यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।